नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका से बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और ईरान ने मिलकर, यानी कि ईरान, हूती और हिजबुल्लाह ने मिलकर अमेरिकी और उनके सेपह सालारों को मिडिल ईस्ट में इस तरह से धोया कि सारी हेकड़ी बाहर हो गई। और अब एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि हूती और हिजबुल्लाह ने रही सही कसर पूरी कर दी। यहां तक कि अमेरिका के तथाकथित बहुत खासम खास दोस्त सऊदी को भी नहीं बख्शा हूती विद्रोहियों ने। और अब कहानी मिलकर आ रही है कि यूक्रेन ईरान पर हमले कर रहा है। जी हां, यूक्रेन ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाया कैस्पियन सी में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मिलने के लिए बुला लिया। आपातकालीन बैठक बुला ली। मुलाकात के पीछे की जो हकीकत सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। और ट्रंप की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर है, आप सभी जानते हैं। सुपर पावर होने का दम भरने वाले अब यूक्रेन के सामने मदद की गुहार लगाने की तैयारी में। खाड़ी के युद्ध में ईरान ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए, ट्रंप का तेल निकाल दिया। बेशक पिछले 2 दिनों से अमेरिका की गर्मी शांत है, लेकिन ईरान फुल फायर मोड में है, क्योंकि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रिपल एच वाला पावर भी उसके साथ है। अमेरिका के हर हमले का ईरान ने इतनी ताकत और सटीकता से जवाब दिया कि अमेरिका की हेकड़ी बाहर आ गई। और अब अमेरिका चाहता है कि वो किसी तरह सुरक्षित इस रास्ते से निकले। ट्रंप कभी कहते हैं अभी हम बातचीत करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। फिर कहते हैं हमारे हथियारों के स्टॉक खत्म हो रहे हैं। फिर यूक्रेन के सामने कटोरा डालते ही कहते हैं थोड़ा इंटरसेप्टर सुधार दे देना, थोड़े मिसाइल्स पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए दे देना कुछ। फिर कहते हैं हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ये जो भ्रम वाली स्थिति है, ये कब बनती है? जब इंसान को बेतहाशा मार पड़ती है, तब उसके सोचने समझने की स्थिति खत्म हो जाती है। और अब इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तलब किया है यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की को। कह रहे हो कि आपके पास जो भी इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं, आप तो ड्रोन से हथियार से जंग लड़ रहे हैं, आप अपने इंटरसेप्टर्स ही दे दो। इसके साथ ही बुलाया है बेंजामिन नेतन्याहू को। तो व्हाइट हाउस में कौन सी प्लानिंग रची जा रही है जिसके लिए नेतन्याहू ज़ेलेंस्की बुलाए गए? जरा इसका भी आप एक खाका देख लीजिए। माना जा रहा है ईरान के खिलाफ फिर से हमला करने के लिए अमेरिका को बहुत भारी मात्रा में हथियार की जरूरत है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। अमेरिका ने अब तक ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान के हमले को अमेरिका रोक नहीं पाया। तो ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने हमला शुरू कर दिया और अमेरिका युद्ध में अपने सहयोगियों को भी धीरे धीरे धकेल रहा है। तो क्या ईरान पर कोई और सरप्राइज अटैक के फिराक में अमेरिका? और अगर ऐसा होता है और इस हमले की वजह से यूक्रेन के खिलाफ ईरान के समर्थन में रशिया भी आता है, पुतिन इस जंग में कूद जाते हैं, यानी कि ईरान अमेरिका की लड़ाई में, फिर क्या होगा? माना जा रहा ट्रंप की इस नई रणनीति के पीछे एक बड़ा गणित है। जिस तरह यूक्रेन ने परमाणु शक्ति से संपन्न रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को इतने समय युद्ध में फंसा कर रखा, ठीक वैसे ही रणनीति ट्रंप अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन से यह फॉर्मूला सीखना चाहते हैं कि कैसे एक सीमित संसाधन वाला देश एक बड़ी ताकत को उलझाए रख सकता है। ये ज़ेलेंस्की के अनुभव, वॉर एक्सपीरियंस से वो लेना चाहते हैं और ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो यूक्रेन नहीं है, वो ईरान है। ईरान की एक सभ्यता, ईरान की एक कहानी है, ईरान की एक संस्कृति है। ईरान के लोग वॉर हार्डन लोग हैं। वो सिकंदर और गाजी के समय से जंग लड़ते आ रहे हैं। अमेरिका से हजारों साल पुराना
ईरान का इतिहास है। और ट्रंप ये भी भूल रहे हैं कि युद्ध की आग में घी डालकर शांति नहीं पैदा की जा सकती, उससे आग ही भड़केगी। और अब नेतन्याहू और जेलेंस्की को बुलाकर हथियारों का जखीरा जमा करके क्या एक बार फिर से ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी है? और क्या यूक्रेन से ईरान पर अटैक करवा के रूस को इस जंग में आने का सीधा आमंत्रण दिया गया है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। भारत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कोचर सर आपसे, क्या रणनीति है? क्या वो हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए बुला रहे हैं या फिर कलेक्टिव अटैक के लिए बुला रहे हैं कि ईरान पर एक बार में बड़ा प्रहार किया जाए, जैसे कि यूक्रेन ने ईरानी शिप्स पर हमले शुरू कर दिए कैस्पियन सी में? सर जयंत, विवेक, जयंत सर, देखिए, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं, और खासतौर पे यूक्रेन को तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज यूक्रेन के अपने पास ही हथियार नहीं है। और वो इसलिए अमेरिका आ रहे हैं इस ट्रम्प के पास कि उनको पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चाहिए, उनको इंटरसेप्टर चाहिए, उनको और उसको एम्यूनिशन चाहिए। आपने इसको देखा कि काइव के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं। अगर इसको पिछले एक महीने में हम देखें तो तकरीबन 5 या 6 मेजर स्ट्राइक्स हुए हैं काइव के ऊपर, और उसको नुकसान भी हुआ है। तो यूक्रेन इज वरिड। देखिए, उनको इंटरसेप्टर चाहिए, उनको एयर डिफेंस के सिस्टम चाहिए, जो उनको मिल नहीं रहे। वो बार बार एक चीज दोहरा रहे हैं। और अपने यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी जब मिलते हैं, नेटो के साथ भी जब मीटिंग होती है उनकी, कि उनको ये हथियार चाहिए, क्योंकि अमेरिका इसको ईरान के साथ लड़ रहा है, तो अमेरिका का फोकस चेंज हो चुका है। और दूसरा है कि अगर एक रशिया के साथ भी समझौता करना है, अगर इस बातचीत का एजेंडा है, तो वो जेलेंस्की चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स को समझाना कि वो अपनी जमीन किसी भी हालत में इसको रशिया को देने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कोई सिक्योरिटी गारंटीज इसको रशिया उनको देता नहीं। तीसरा, जो वेस्टर्न असिस्टेंस उनको चाहिए यूक्रेन की जमीन में मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपना जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, आप जानते हैं यूक्रेन का बहुत एक बेहतरीन डिफेंस इकोसिस्टम है जो काफी हद तक रशिया ने नष्ट किया है, उसको रिसस्टिकेट करने के लिए उनको अमेरिका की हेल्प चाहिए। तो बेसिकली ये इसको विजिट है, ये इसको यूक्रेन से मदद नहीं मांग रहे, यूक्रेन इनकी मदद मांगने के लिए जा रहा है। और ये जो इंडिकेशन जो मुझे मिल रही है, जो मैंने इसको पढ़ा भी है इसके बारे में, तो यही इंडिकेशन है कि यूक्रेन इज सीकिंग फॉर असिस्टेंस इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और वो नेटो कंट्री से भी असिस्टेंस मांग रहा है। अगर आपने देखा होगा, उसने भी नेटो कंट्रीज को भी गुहार किया, खास तौर पे जर्मनी जो आपका इक्विपमेंट जो इनको अपना दे रहा है, तो उनको जर्मन सपोर्ट भी चाहिए, उनको इसको अमेरिकन सपोर्ट भी चाहिए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस विजिट को मैं देखता हूं। मतलब आप ये देख रहे हैं कि दोनों लीडर्स का अपना अलग अलग एजेंडा है, दोनों लीडर्स अपने अपने एजेंडे के साथ पहुंच रहे हैं। बड़े साहब, यूएस में क्या खबर है इस मीटिंग को लेकर? बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही कल। देखो, यूएस में तो ये चलता है कि ट्रंप ने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स, खास करके जनरल केन जो चीफ ऑफ स्टाफ है, और सेंटकॉम के जो हेड हैं दूसरे, उनके साथ मीटिंग किया। उन लोगों ने उनको सलाह दिया ट्रंप को कि जो मिलिट्री टारगेट के थे ईरान के, उसका काफ़ी बमबारी हो चुकी है, और अभी ऐसे टारगेट नहीं है कि जिस पर बमबारी करें। हाँ, अपने बॉम्ब तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको नष्ट कर दिया है तो 2 बार नष्ट करे और 3 बार नष्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, यहाँ ऐसे रिपोर्ट आता है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स थी, उसके पास जो ड्रोन थे, अभी उसका स्टॉक काफ़ी ख़त्म हो चुका है। तो ईरान को भी अभी चाहिए
कि कुछ संधि कर ले। जो नेवल ब्लॉकेड फिर वापस आ गया है, तो यहाँ ये आता है कि भाई ईरान में भी लंबी लाइन पेट्रोल की लगती है, क्योंकि ईरान की जो इंपोर्ट थी फूड की वो बंद हो गई है। अब आप यूक्रेन का देखो, एक लीकेज था, वो था कास्पियन समुद्र से। तो ईरान के नॉर्थ ऊपर कास्पियन समुद्र है, तो रशिया उसको पेट्रोल और फूड ग्रेन कास्पियन समुद्र से भेज रहा था, और ईरान अपने जो शहाद ड्रोन थे वो रशिया को दे रहा था, वो भी कास्पियन समुद्र से भेज रहा था। तो अब यूक्रेन ने ये किया कि रशिया की नेवी को उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जो ब्लैक सी में थी और कास्पियन समुद्र में थी। और अब उन्होंने बोला कि ये जो शिप था रशिया का, नहीं ईरान का, वो ईरान से वहाँ शस्त्र ले जाता था, शायद ड्रोन ले जाता था, वो तो मालूम नहीं है उसमें क्या था। रशिया ने उसका प्रोटेस्ट किया है। देखो अब रशिया की स्थिति क्या हो गई है। रशिया बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। रशिया अपना ऑयल चाइना को और इंडिया को बेचता है, लेकिन यूक्रेन ने एक महीने में रशिया में उसकी रिफाइनरी पर काफ़ी तबाही बोल दी है। आपने भी भारत में पढ़ा होगा कि अब रिफाइंड पेट्रोलियम, हाँ रशिया से कच्चा तेल जरूर आता है, लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम अब भारत रशिया को निकास कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास जो रिफाइनरी थी वो यूक्रेन वालों ने कहीं तबाह भी करती है। तो ये कास्पियन समुद्र से जो व्यवहार था, हाँ अमेरिका ने ब्लॉकेट तो लगा दिया था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पर्शियन गल्फ में, अरब इन समुद्र थे, लेकिन कास्पियन समुद्र और ब्लैक सी जो ईरान के ऊपर है उसमें से व्यवहार चल रहा था, दो लिमिटेड था। तो अब यूक्रेन उसके पर अटैक कर रहा है, क्योंकि देखो अपने दुश्मन के सर, ये अल्टीमेटली सर ये तो फिर भारी साहब ये तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी अगर एक दूसरे के शिप्स को निशाना बनाएंगे। अगर यूक्रेन ईरान को निशाना बना रहा है, कल को रशिया यूएस के इसी किसी कार्गो शिप को निशाना बनाने लग जाए, यूएस के अलाय के किसी कार्गो शिप को निशाना बनाने लग जाए, फिर क्या होगा? इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं देख रहा। दो बड़े शस्त्र हैं, रशिया और अमेरिका अपनी अपने लड़ाई नहीं लड़ते। उन्होंने कभी एक दूसरे के शिप को या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं किया। अच्छा, वो अपने जो छोटे भाई होते हैं उससे लड़ाई करवाते हैं या प्रॉक्सी से करवाते हैं। अगर उसकी डायरेक्ट लड़ाई हो कि तो सीधा न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो देख रहा हूं ये उकसाने वाली हरकत है। एक चीज हमें समझना होगा कि अमेरिका और विशेष करके जिस तरीके से यूक्रेन अभी इस युद्ध में जो जंप किया है, जो कैस्पियन सागर की जो बात कर रहे थे बराई साहब, बेसिकली वो रूट दोनों देश के लिए एक सामरिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, और उसमें यूक्रेन का जंप करना ये दिखाता है कि वो एक तरीके से अपने आप को अमेरिका के सामने एक एलाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन क्राइसिस पिछले 4 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है, और जिस तरीके से लंबे समय तक वो इंगेज करके रखा है यूक्रेन, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूक्रेन की। और आज अमेरिका के साथ इस युद्ध में आप देख सकते हैं कि कोई देश इजराइल के अलावा खड़ा होते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के सारे देश अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं, और अभी जिस तरीके से यूक्रेन ने जंप किया है, ये मुझे लगता है कि नॉर्थ ईरान को और साउथ ईरान को दोनों तरफ से अमेरिका का एक डिप्लोमेटिक घेरने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसमें मुझे लगता है कि अभी जो नेतन्याहू के साथ जो उनकी मीटिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं एक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेल है। क्योंकि आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला है, जब ट्रंप और नेतन्याहू मिलते हैं उसके बाद से एक मेजर अटैक होता है ईरान के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी पिछले 48 घंटों से अमेरिका का जो अटैक रुका हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक चुनौती है ईरान के लिए। और जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि रसिया पिछले 4 सालों से यूक्रेन से जो जूझ रहा है, और ऑब्वियस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन को जिस तरीके से नाटो का जो सपोर्ट है, वो एक तरीके से ये जो क्षेत्रीय जो युद्ध था ये धीरे धीरे और बड़ा होते हुए जाएगा, और जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक मेजर वार के रूप में बदलते हुए दिख रहा है। क्योंकि इसमें रसिया भी एक तरीके से आ गया, यूक्रेन भी आ गया, अमेरिका और इजराइल पहले से थे, मिडिल ईस्ट इसमें आ चुका है, अब इसमें मेन प्लेयर चाइना बचा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम यूक्रेन ने शुरू किया है ईरान के ऊपर अटैक करके। जी
ये जंग के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ये मनोज कुमार जी ऐसा आकलन लेकर चल रहे हैं। मलिक साहब, आपको क्या लगता है? विवेक जी, देखिए, जो ईरान और अमेरिका के बीच है, मुझे लगता है जब जब ये एक छोटा सा सीज फायर होता है, ये एक टैक्टिकल सीज फायर करते हैं ट्रंप साहब, और जब जब भी वो टैक्टिकल टाइम लेते हैं तो निश्चित रूप से वो इसको बर्बाद नहीं होने देते। हम सब इस बात पर केंद्रित हो जाते हैं कि ट्रंप साहब ने क्या ट्वीट कर दिया और क्या नहीं किया। हम पहले से भी आपके साथ शेयर करते रहे कि ट्रंप साहब की ट्वीट को अलग रखिए, लेकिन जो उनकी रणनीतिकार है, जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और पेंटागन के जो थिंक टैंक है, वो सही अपने टारगेट के जो दोबारा से उसकी रिएक्शन करता है, पहचानता है, और उनको दोबारा से उनको रिफ्रेश करता है कि कहाँ पे अटैक किए जाए। मुझे लगता है कि जब जब नेतन्याहू साहब ट्रंप साहब से मिलते हैं, ये मुझे बिल्कुल मनोज साहब कह रहे हैं, मुझे इस बात में मेरा भी अपना ये समझना है कि ट्रंप साहब जब उनके साथ मिलते हैं तो कुछ न कुछ बड़े लेवल की उनकी आपस में साझेदारी होती है, चीजों को लेके आगे ऑपरेशन को कैसे चलाया जाए, क्या क्या मेजर्स लिए जाए, और किस चीज को हम अपने आप को करेक्शन कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि ये अगले फेज का ये जो पॉज है, इसको पॉज ही रहने दे, लेकिन इस पॉज के अंदर जो नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब अपने आप को तैयार करेंगे, तो मुझे एक लगता है कि यस, ये एक नेक्स्ट ऑपरेशन का नेक्स्ट फेज की तैयारी हो सकती है। दूसरी बात आ जाए यूक्रेन की। देखिए, यूक्रेन अपने आप में अपने पिछले एक महीने की अगर हम घटना पर भी याद डालें तो यूक्रेन अमेरिका से हथियारों की डिमांड कर रहा है, लगातार मांग रहा है। यानी यहां तक भी उन्हें अमेरिका के साथ देने की कोशिश की कि हम अपने आप के यहाँ पे हम प्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन वो दूर की बात है, उसको इमीडिएटली हथियार चाहिए हैं। इसके अंदर वो टॉमहाक मांग रहा है, पेट्रियट मांग रहा है बार बार। तो ये एक ईरान के वेसल्स पे जो उसने हमला किया है, ये अमेरिका के प्रति नजदीक जाने की एक उसकी रणनीतिक चाल हो सकती है कि वो उसके नजदीक आए, और अमेरिका बताते हैं कि ट्रंप साहब इससे बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन ने ईरान के वेसल पर हमला किया। देखिए, रशिया को एंगेज करे रहना, ये अमेरिका की एक तरह से कई सालों से चली हुई एक वो चाल है, जिसके तहत वो उसको मिलिट्री एंगेज करके यूक्रेन की थ्रू एक तरह से यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह वो यूज कर रहा है, अमेरिका यूज कर रहा है। हाँ। तो अमेरिका की ये बाइडेन प्रशासन के आपसे क्लियर है कि रशिया को आप खोखला करते जाइए, और चीन इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। एक शार्प कंट्री है, वो अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं होने देगा किसी भी ऑपरेशन में उलझकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दो फ्रंट पर ये जो दो घटनाएं हुई हैं, इन दोनों के महत्व ऐसे है जैसे कि आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जी नहीं, तो इससे आप प्रॉक्सी के तौर पर तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन, जैसे कि कोचर सर कह रहे हैं, कब तक आप उसको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? अल्टीमेटली यूक्रेन भी अंदर से खोखला हो रहा है, राइट? तो आप जब तक उसको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो एक तरह से पावरलेस हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? आप आज यूक्रेन की तरफ इसलिए भी देख रहे हैं जिससे कि आपको हथियार चाहिए, इंटरसेप्टर चाहिए, जो आपने उनको दिए हुए हैं पहले, क्योंकि आपके उधर वाले स्टॉक खाली हो गए। तो यूक्रेन सिर्फ मोहरा है, या फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या इस जंग में अब यूक्रेन का इस्तेमाल होगा? कोचर सर, इसको विवेक, ये देखिए वन ऑफ इंसिडेंट है, इसमें यूक्रेन इस लड़ाई में इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर मैं इसको यूक्रेन हूं और अगर मैं इसको देखता हूं कि एक शिप आ रहा है, इसको रशिया को इसको मिलिट्री सामान देने के लिए कैस्पियन सी के थ्रू, तो मैं उसको एक थ्रेट मानता हूं और मैं उस थ्रेट को दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।